अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाम जे के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। और प्रोग्राम इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है। और आज के प्रोग्राम में मेरा साथ निभा रहे हैं मेरे साथी। खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। नाजरीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आपको पहले ही आपके जहन में आया होगा, जो आलमी सतह पर इस वक्त वबा फैली हुई है और दूसरी लहर कोरोना की, इस हवाले से बात होगी। और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, क्या मामला तशवीशनाक है, क्या मरकज़ी सरकार ने इस बात को संजीदगी से लिया या इस बात को तस्लीम किया कि जो दूसरी लहर है ये पहली लहर से ज़्यादा तशवीशनाक है। इस पे भी आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना और उसके बाद की पैदाशुदा सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। और उस बीच जो गवर्नर इंतज़ामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने फैसले लिए, उन फैसलों को ज़मीनी सतह पर अमलाने के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से LG इंतज़ामिया ने 50% कारोबार जारी रखने की बात कही है, उस हवाले से जम्मू और कश्मीर सूबे के अंदर क्या ट्रांसपोर्टरों और दुकानदारों के अंदर जो नाराज़गी है, किस तरीके की नाराज़गी है और उन्होंने क्या कुछ इस हवाले से कहा और क्या कुछ इंतज़ामिया से नज़रसानी की बात कही है, उन मुद्दों पे भी बात होगी। लेकिन आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बताता चलूँ कि इस दूसरी लहर के दौरान अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर उर्दू अदब से जुड़ी बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी जो कोरोना की नज़र हो गई। और पिछले एक हफ्ते के दौरान बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने वफात पाई। आज भी बरसगीर के नामवर आलमदीन मौलाना वहीदुद्दीन खान का इंतकाल हुआ। 96 बरस के उम्र में उनका इंतकाल हुआ और कुछ दिन पहले वो कोरोना मस्बत पाए गए थे और दिल्ली के एक अस्पताल में वो ज़ेर इलाज थे। कल रात देर गए उनका इंतकाल हुआ। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो खबर सामने आई है वो सीताराम येचुरी के घर के हवाले से। सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशुतोष येचुरी भी कोरोना से इंतकाल कर गए। ये दो खबरें जो भारत के अंदर, जिस तरीके से मैंने कहा कि पिछले हफ्ते के दौरान उर्दू अदब से जुड़ी मुख्तलिफ शख्सियत का इंतकाल भी हुआ। लेकिन अब हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सीधे दिल्ली से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि दिल्ली मरकज है और दिल्ली की सूरत हाल किस तरीके की है आसिफ आप तक पहुंचाएंगे, आंकड़े बताएंगे कि कल शाम तक दिल्ली के अंदर क्या कुछ था और आज जो मुल्की सतह पर कोरोना केसेस सामने आए, क्या उनमें बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। बिल्कुल, अगर आज पिछले 24 घंटे हम देखें तो मुल्क के लिए सबसे खतरनाक और बदतरीन 24 घंटे कहेंगे, क्योंकि मुल्क की सतह पर इस वक्त रिकॉर्ड टूटा। और प्रोग्राम का आगाज इसी खबर के साथ कि आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी है। 1.5 बरस के इस लंबे अरसे के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा केसेस, 3,15,000 से ज्यादा केसेस मुल्क भर के अंदर पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं और अमवात भी 2,000 के करीब हुई हैं। और कोविड के बीच अब भारतीय फिजाइया ने भी सरकार की मदद के लिए आगे आकर कमान संभाली है। और जहां पर एक तरफ भारत में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कोविड जैसी इस खतरनाक सूरत हाल जिसने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को अपनी चपेट में लिया है, इससे बचने के लिए अब भारतीय फिजाइया को भी हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से इस वक्त फिजाइया को अलर्ट रहने को कहा गया है। जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी वहां पर ऑक्सीजन वक्त पर पहुंचाई जाए, इसके लिए हुक्म जारी किया गया है। दूसरी तरफ इस वक्त अगर देखें तो 2102 अमवात मजीद जो पिछले 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट की गई है। 3,16,000 के करीब केसेस आए हैं अब तक के, यानी जो दिसंबर के महीने में 2019 में एक पहला केस मुल्क के अंदर डिटेक्ट हुआ था, बाहर से आने वाले शख्स का कोरोना पॉजिटिव केस आया था। उसके बाद से अब तक की सूरत हाल के बीच सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड तोड़ केसेस का आंकड़ा इस वक्त सामने आया है, जिसके बीच अब सरकार भी कुछ रियासतों के अंदर बेबस होती नजर आ रही है, जिसके बाद फौज या SDRF और उसके साथ फिजाइया को अब जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। दूसरी तरफ जहां पर वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है, चूंकि वैक्सीन के हवाले से भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, चूंकि अब 1 मई से जो सरकार ने फैसला लिया है कि 18 साल जिनकी उम्र है उससे ज्यादा 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उसके लिए रेट्स भी फिक्स कर दिए गए हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स पर कितने की होगी, सरकारी अस्पतालों में कितनी होगी। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे तो महाराष्ट्र रियासत में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस सामने आए और आलमी वबा के बीच अब तक के मुल्की सतह पर सबसे ज्यादा और खतरनाक जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। इन सब के बीच में ICMR ने यह भी साफ किया है कि जब से वैक्सीनेशन का आगाज 16 जनवरी से शुरू हुआ है मुल्क भर के अंदर, इन 2.5 से 3 महीनों के दौरान
वैक्सीन लेने के बाद सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है, बल्कि इस तरह के कहीं पर आसार नजर नहीं आए जहां पर वैक्सीन से किसी की मौत हुई है या वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम पर सवाल उठाए जा सके। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त तकरीबन 20 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शंस भी जरूर लगाई जा रही हैं। कारोबार कुछ मकामात पर जरूर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अमीन अब तक का सबसे बड़ा फिगर जो मुल्क की सतह पर सामने आया है, उसने न सिर्फ अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि हुकूमत के लिए भी कई चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं, जहां पर आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कई अहम शख्सियात इस दुनिया फानी से अब रुखसत हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले कोविड-19 की वजह से कुछ अहम शख्सियात के इंतकाल की खबरें सामने आई हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर AK वालिया भी दिल्ली के अंदर जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव थे, अपोलो अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हुई है। और इसी तरीके से सूरत हाल इतनी खतरनाक बनती जा रही है जहां पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर की भी मौत हुई है, जहां पर दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर किसी तरह का कोई बेड या किसी तरह की कोई सहूलत ना मिलने से जब उन्हें दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने की कोशिश थी, इस दौरान उन्हें दम तोड़ दिया है। वहीं मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के अंदर जहां पर एम्स के अलावा बाकी अस्पतालों पर नजरें थी, तो रात देर गए दिल्ली के हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है। दिल्ली के मैक्स तंजीम के जो 6 बड़े अस्पताल चल रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन सिर्फ 12 से 18 घंटे की बची हुई थी। उसके लिए 6 अस्पतालों के लिए मरकजी सरकार को अब हुक्म दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि वो फौरी तौर पर मैक्स के 6 अस्पतालों के लिए वैक्सीन का इंतजाम करे, ताकि 1400 से ज्यादा मरीज जो इस वक्त वेंटिलेटर्स पर हैं, उनकी कीमती जानें बचाई जा सके। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे दूसरी लहर की कि जिस तरीके से 2 दिन कबल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपील की मरकज़ी सरकार से कि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी दिल्ली को फराहम किया जाए, ताकि जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर काबू पाया जा सके। उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके की सूरत हाल दिल्ली के अंदर भी बनी हुई है। और अभी भी जिन लोगों के अंदर इस कोरोना वायरस को लेकर शक शुबात है या वैक्सीन को लेकर, सबसे पहले तो वैक्सीन को लेकर शक शुबात अब होने नहीं चाहिए, क्योंकि उलमाए किराम ने भी फतवा जारी किया है कि इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, आलमी वबा है। और इस बीच अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई माहिरीन की जानिब से मास्क या समाजी दूरी का, ये अपने लिए भी है और अपने अहल अयाल के लिए भी है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। हम एक एक रियासत की सूरत हाल आप तक इसलिए पहुंचाएंगे कि घर बैठे आपको इस बात का इल्म हो कि किस तरीके की सूरत हाल दूसरी लहर ने पैदा की है। और सबसे बुरी हालत जो इस वक्त मुल्क के अंदर है वो कोरोना वायरस की वजह से, एक तरफ जहां इक्तिसादी हालात आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, तो दूसरी तरफ जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है उस पर भी हम लोगों को सभी को मिलकर नजर रखनी होगी और इन पर किस तरीके से काबू पाया जा सके। एक तरफ से सरकार अपने तरीके से इकदाम कर रही है, कदम उठा रही है, तो दूसरी जानिब से लोगों की भी ये जिम्मेदारी बन रही है कि इस वबा के बीच इंतजामिया को अतवास करने के साथ साथ खुद अपनी जिम्मेदारी को निभाए। अब हम जरा महाराष्ट्र की बात करेंगे और महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल सामने आई है। आसिफ आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके के रहे और अब महाराष्ट्र इंतजामिया ने क्या कुछ फैसला लिया है। बिल्कुल, महाराष्ट्र रियासत मुल्क की 2 तरह से सरे फहरिस्त इस वक्त रियासत है उस लिस्ट में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा इस वक्त कोविड के केसेस सामने आए हैं। दूसरी तरफ जो इस वक्त की सूरत हाल है, चूंकि अमवात भी 2000 के करीब पूरे मुल्क के अंदर हो रही हैं, तो उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। पिछले 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। आज रात 8 बजे से 1 मई तक मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की इंतजामिया ने और रियासती सरकार ने तैयारी कर ली है। और महाराष्ट्र के अंदर चूंकि पिछले 24 घंटों का ही हाल है, जहां पर अभी ताजा वाकया है मुल्क में 1.5 बरस के दौरान इस तरह का पहला वाकया, जहां पर 24 मरीजों की वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन लीक होने से, टैंक से ऑक्सीजन भरते वक्त लीक हुई तो 24 लोगों की मौत हुई। और दूसरी तरफ अब तक के सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड तोड़ फिगर सामने आए हैं, 67,000 से ज्यादा केसेस। दफातर के अंदर सिर्फ 15% मुलाजमीन हाजिर होंगे जिनको काम करने की इजाजत होगी पर डे।
महाराष्ट्र रियासत ने रात देर गए लॉकडाउन का ऐलान जरूर किया है, लेकिन इस लॉकडाउन के नफाज के लिए काम आज रात 8 बजे से शुरू होगा, यानी आज दिन भर मामूल के मुताबिक कामकाज जरूर चलेगा। कुछ इलाकों के अंदर 1 मई तक दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया है, मगर रात 8 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर पाबंदियां मजीद सख्त और लॉकडाउन का ऐलान महाराष्ट्र रियासत के अंदर किया गया है। अगरचे इस रियासत में सबसे ज्यादा केसेस हैं, दूसरी तरफ सरकार का यह दावा है कि मुल्की सतह पर 146 ऐसे अजला हैं जहां पर 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेशियो इस वक्त बढ़ी है, यानी करीब 150 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 15% या इससे ज्यादा कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस अभी भी आ रहे हैं और इनमें महाराष्ट्र रियासत सर-ए-फहरिस्त है। इसलिए पाबंदियां यहां पर मजीद सख्त करनी पड़ रही है और दूसरी वेव जो इस वक्त जिस लहर में महाराष्ट्र और पूरा मुल्क फंसा है वो पहली लहर से खतरनाक है। इस सूरत हाल को देखते हुए सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 274 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 5 से 15% तक पॉजिटिव केसेस के रेशियो जो इस वक्त है, जो परसेंटेज है, लेकिन 150 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे मुल्क के अंदर जहां पर 15% से ज्यादा भी कोविड-19 पॉजिटिव केसेस। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक दिन में तकरीबन 40,000 या इससे ज्यादा केसेस कुछ रियासतों के अंदर आने के आसार अब साफ नजर आ रहे हैं, चूंकि 3,16,000 तक मुल्क इस वक्त पहुंच चुका है। बहरहाल रियासती हुकूमत की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दफातर के अंदर सिर्फ 15% तक अटेंडेंस को इस वक्त रखने का ऐलान और रात 8 बजे से 1 मई तक मजीद पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के नजदीकी रियासत पंजाब की भी बात आप तक पहुंचाएंगे, जहां एक तरफ से कोरोना के बढ़ते मामले, इंतजामिया के लिए खदशात और इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लोगों की जानों की हिफाजत के साथ साथ ऐसे इकदामात उठाए जाए ताकि इस वबा पे रोक लगाई जा सके। पंजाब के अंदर पंजाब की सूरत हाल क्या कुछ है और पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्या कुछ सख्त इकदामात किए गए हैं, ये भी आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद सीधे आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पाबंदियां लगी हैं, इसी तरीके से कुछ दिन पहले जब पंजाब में केसेस आ रहे थे तो पंजाब की ये बड़ी खबर है कि जहां पर कोविड-19 के केसेस में तेज रफ्तार या अचानक उछाल देखी गई है और पंजाब के अंदर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त सरकार की तरफ से जो अब पाबंदियां आयद की गई हैं उसकी खिलाफ वर्जी किए जाने पर 130 के करीब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 130 ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड-19 के जो नॉर्म्स थे, रूल्स, रेगुलेशंस थे, पुलिस और सिविल इंतजामिया की जो निगरानी करने वाली टीम है उन्होंने 130 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और पिछले 24 घंटों के दौरान 130 लोग जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, इनमें यह भी बताया जाता है कि 189 जो दुकानों के मालिक हैं, ढाबा वाले हैं, इसके साथ साथ होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, क्लब्स वाले हैं, इन सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। और नाइट कर्फ्यू के दौरान जिन लोगों ने पंजाब पुलिस या रियासती सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसकी खिलाफवर्जी करते पाए गए 130 लोग जिनके खिलाफ पिछले 24 घंटों में केस लगा है, लेकिन 190 के करीब ऐसे भी लोग हैं जो दुकानों के मालिक हैं, बाजारों के अंदर कामकाज कर रहे थे, क्लब्स के मालिक हैं, रेस्टोरेंट्स और होटल्स के मालिकान हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। तो कुल मिलाकर 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटों में। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरीके से पाबंदियां या 50% तक कारोबार, तिजारत, ट्रांसपोर्ट शुरू या जारी रखने की कोशिश सरकार की थी, उन सब के बीच में अगर कोई गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करता पाया गया तो कार्रवाई कैसे होगी। पंजाब रियासत ने इसके लिए बाज़ाब्ता नॉर्म्स सेट कर दिए हैं। चलिए, पंजाब की सूरत हाल आप तक पहुंचाई है। इस बीच एक चीज और भी ऐड करते चले अमीन, यहां पर चूंकि मुल्की सतह पर वैक्सीन की कीमतें क्या होगी वो सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया और सीरम इदारा जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी उसने ये साफ कर दिया है कि सरकारी अस्पतालों में 400 और निजी अस्पतालों में 600 के करीब एक डोज कोविड-19 वैक्सीन का, कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम इदारे ने तैयार किया और 1 मई से ये तारीखें जो है वो नई तारीखें लागू बिल्कुल। अगर हम वैक्सीन की बात करेंगे तो सबसे पहले कुछ खदशात लोगों के अंदर थे तो उन खदशात को दूर किया गया और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इस वैक्सीन मुहिम को आगे ले जाने में इंतजामिया का मदद भी कर रहे हैं। और इस बीच 45 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग थे उन्हें वैक्सीन दिए जाने की बात कही गई थी। अब चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 मई से 18 से ज़ायद उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन जहां सीरम इंस्टीट्यूट ने इसकी कीमत तय की है, यानी प्राइवेट अस्पताल में 600 और सरकारी अस्पताल में ये आपको 400 में मिलेगी, इससे कबल कि आपको चाहिए कि ये वैक्सीन लगाएं क्योंकि अभी ये मुफ्त में आपको मिल रहा है। हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। उसके बाद ये कीमत यहीं पर नहीं रहेगी, ये इससे भी बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरीके की ज़रूरियात
इस वैक्सीन की बढ़ रही है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद इसकी कीमत में इजाफा भी हो सकता है और बेहतर यही रहेगा कि हम ये वैक्सीन लें। और इसके साथ साथ अब हम जम्मू कश्मीर के सूरत हाल की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर मुल्क की दूसरी रियासतों के साथ बिल्कुल उसी तरीके से कोरोना वबा के जद में आ चुकी है जिस तरीके से बाकी रियासतों के अंदर इस वबा ने तबाही मचाई है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो LG इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए गए, कल हमने ज़मीनी सतह पर भी इंतज़ामिया को मुतहरिक देखा है, चाहे शहर श्रीनगर की बात करेंगे, जम्मू के अंदर की बात करेंगे या दूसरे अजला की बात करेंगे, जहाँ एक तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया, वहीं पर इन अहकामात को ज़मीनी सतह पर अमलाने के लिए हमने कल पूरे दिन इंतज़ामिया को मुतहरिक देखा। लोगों से अपील की जा रही थी कि इन अहकामात पर अमल करें ताकि इंसानी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इस बीच पिछले 24 घंटे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके के रहे, पहले आसिफ आपको वो आंकड़े बताएंगे, उसके बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। बिल्कुल, मुल्क की किसी एक रियासत या यूनियन टेरिटरी की बात नहीं, जम्मू कश्मीर के जब आदादोशुमार आपके सामने रखेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार है। और कल जो रिकॉर्ड बना था 2000 से ज्यादा केसेस 2030, वो टूटकर पिछले 24 घंटों में 2204 तक पहुंच गया। मजीद 13 लोग कोविड-19 का शिकार होकर दुनिया से चल बसे। जम्मू सूबे के अंदर ज्यादा अमवात हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया ने मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 50% तक जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को ओपन रखने की, तिजारती सरगर्मियां जारी रखने की जो एक कोशिश की थी, उस पर ताजिर अंजुमनों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन पर ज्यादा दबाव ना डाला जाए। और बड़ी बात यह है कि जब नाइट कर्फ्यू भी लगा है तो केसेस भी बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच में इंतजामिया की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीजन की किल्लत यूनियन टेरिटरी के अंदर आने वाले दिनों में मजीद ना हो, इसके लिए 30 से ज्यादा प्लांट्स जो हैं वो चालू किए जाने हैं, जिन पर काम अभी लगभग मुकम्मल हो चुका है। और अगले कुछ दिनों के अंदर 37 के करीब ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें या जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं उन पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में जो केसेस सामने आए हैं, 1200 से ज्यादा कश्मीर वादी से, 905 केसेस जम्मू सूबे से रिकॉर्ड हुए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 10 के करीब जम्मू प्रोविंस के अंदर, और सिर्फ जम्मू जिले के अंदर 5 मजीद अमवात हुई हैं। और देर रात गए ये भी खबर आई कि जम्मू के अंदर भी GMC में कुछ लोगों को परेशानी आई। समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर या फेसबुक पर जो खबरें काफी गर्दिश कर रही थी, वायरल हो रही थी कि कई लोग जो ऑक्सीजन के लिए भटकते नजर आए। हालांकि इंतजामिया ने इसकी तस्दीक करना अभी बाकी है। लेकिन जम्मू के अंदर मजीद क्या कुछ सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए। बहुत शुक्रिया अनिल ज्वाइन करने के लिए। अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या कुछ हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर? पिछले 24 घंटों के दौरान 10 के करीब डेथ्स भी हुई हैं, केसेस भी 900 के पार। किस और सिचुएशन जा रही है और प्रशासन मौजूदा समय में क्या कुछ कर रहा है परिस्थितियों को देखते हुए? जी मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर साफ तौर पर जो है स्थिति जो है काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन जो है कमर कस एक बैठक की गई और तमाम अगर हम बात करें तो सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो है 50% की स्थिति पर कह दिया गया था कि 50% जो है दुकानें खोली जाएंगी और 50% के दौरान ही लोग वहां पर देखने को मिलेंगे, बाजारों के रुख करें। और कल काफी ज्यादा जो है अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है लोगों को समझाती हुई नजर आई, अवेयर करती हुई नजर आई। वहीं पर ट्रांसपोर्ट जो है पूर्ण रूप से जो है वो ठप पड़ा हुआ था और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी इसी तरीके से देखने को मिली। और बाजारों में जो है काफी हलचल जो है देखने को मिली। जिस तरह से 50% की कैपेसिटी के साथ कह दिया गया था, वहीं पर अमल करते हुए लोगों ने अगर हम बात करें तो बाजारों में जो है काफी गहमा गहमी रहना शुरू हो गई। जिस तरह से कुछ शॉप्स खुली थी तो पुलिस जब वहां पर मौके पर पहुंची तो कुछ शॉप्स को जो है बंद भी करवाया गया उनके द्वारा। और कहीं ना कहीं प्रशासन कल सख्ती बरतता हुआ साफ तौर पर नजर आया। और इसके साथ साथ अगर जम्मू सूबे की बात करें तो जम्मू सूबे में कल बड़ी खबर ये निकलकर सामने नजर आई कि 10 लोगों की एकदम से जो है मृत्यु हुई। और काफी बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये थी कि 10 लोगों की आंकड़ा हम देखते थे तो 1 या 2 या 3 का होता था और एकदम से जो है आंकड़ा जो है बढ़ चुका है। और केसेस का आंकड़ा की बात करें तो 2204 मामले जो है जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुल लगातार जो है जम्मू सूबे की बात करें तो 905 आंकड़ा जो है देखने को मिला। और कश्मीर सूबे की बात करें तो 1299 मामले जो है रिपोर्ट किए गए। और अनिल, अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से कल इंतजामिया की जानिब से यह बात कही गई है कि जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ
किस्म के 28 केसेस कोरोना के पाए गए हैं और कल 10 अमवात यानी 10 लोगों की मौत यहां पर हुई है। तो किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है, जहां एक तरफ से इंतजामिया की जानिब से सख्त पाबंदियां आयद की, वहीं दूसरी जानिब अगर हम आम लोगों की बात करेंगे तो आम लोग किस तरीके का ताउन कर रहे हैं या जो फैसले लिए गए उस पर नाराजगी दिखा रहे हैं? आम लोगों की बात करें तो आम लोग जो है अमल करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और खासा निराश तो साफ तौर पर जाहिर जरूर हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जरूर खासा निराश दिखा है, क्योंकि लगातार एक दिन पहले जो है माननीय उपराज्यपाल जी से बातचीत चल रही थी कि आप समय को निर्धारित करते हुए कम समय कर दें। वहीं पर एकदम से जब ट्वीट जारी किया जाता है 50% के दौरान दुकानों को खोला जाएगा, एक पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में लगातार 3 दिन एक दुकानें खुलेंगी और 3 दिन एक दुकानें खोलेंगी। इसी तरह से जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है काफी ज्यादा खासा निराश आया और कहीं ना कहीं कल रोष भी देखने को मिला उसी बीच। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कल एक अहम बैठक भी की गई जिसमें सख्त ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर के पास हर एक चीज ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर्स हो, और ये देखने को तो मिला साफ तौर पर अतुल लुलू जो है उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया, प्रिंसिपल रोहित कंसल जो है उन्होंने साफ तौर पर जाहिर जरूर किया है कि जम्मू कश्मीर में अभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मगर अनिल दो अहम बातें हैं, एक वैक्सीन मुहिम, दूसरा टेस्टिंग को बढ़ाने की बात। जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जमीनी सतह पर क्या चीज देखी जा रही है? क्या जो सरकार ने कहा कि टेस्टिंग अमल को बढ़ाया गया वो दिख रहा है, और जो वैक्सीन मुहिम है उसमें किस हद तक तेजी लाई गई? जी, टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग की मुहिम जो है बढ़ाई गई है, और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की मुहिम जो है बड़ी ही धीमी गति बोलूंगा, धीमी गति से देखने को मिल रही है। और लगातार जिस तरह से जम्मू सूबे की बात करें तो जिस तरह से पहले अव्वल नंबर पर पहुंचा था 2.14 लाख लोग जो है सुबह जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वैक्सीनेशन लगा हुआ नजर। चलिए अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे। और ये थे हमारे साथी अनिल जो कि जम्मू से तफसीलात फराहम कर रहे थे कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है, इंतजामिया ने क्या कुछ इकदाम किए हैं और लोगों की जानिब से इंतजामिया को भरपूर ताउन दिया जा रहा है ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके। लेकिन टेस्टिंग की बात हो रही थी और इस बीच जो कल इंतजामिया की जानिब से एक अलहसती इजलास तलब किया गया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें सामने रखी गई है उस बीच 5 नुकाती फार्मूला भी सामने लाया गया और उसमें कहा गया इस पे गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से इसका निफाज अमल में लाया जाए। बिल्कुल बड़ी बात यह है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन लेवल की कितनी जरूरत है, कहां पर किस अस्पताल के अंदर कितनी कैपेसिटी इस वक्त है और कितने दिनों के अंदर इसको बढ़ाया जाएगा, वो जरूर दावा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सारी चीजें हम देख रहे हैं कि पाबंदियां भी लगी हुई है, शबाना कर्फ्यू भी चल रहा है और कुछ तस्वीरें रात देर गए की भी है। किश्तवाड़ और राजौरी की तस्वीरें आपको एक साथ बताएंगे, बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की भी जहां पर रात देर गए। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश ये कर रही है कि जो हुक्मनामा गुज़श्ता दिनों जारी हुआ है, आज तीसरा दिन है जहां पर अगली रात यानी आने वाली रात जो होगी वो तीसरा नाइट कर्फ्यू की जो तीसरी रात गुजरेगी, इन सब के बीच में कहीं पर खिलाफवर्जी अगर होती है तो कैसे उसका के खिलाफ। आसिफ, सबसे बड़ी बात इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से देखने को मिल रही है, जो ज़मीनी सतह पर अफसरान काम कर रहे हैं या अहलकार काम कर रहे हैं। पहले मरहले में हमने जब देखा, पहली वेव जब आई थी कोरोना की गुज़श्ता बरस, तो सख्ती से काम लिया जा रहा था। इस बार लोगों से अपील की जा रही है, जब ज़मीनी सतह पर आते हैं अगर कहीं पे खिलाफवर्जी हो भी रही है तो अपील की जा रही है कि इन जो माहिरीन के मशवरे हैं इन पे आप अमल करो ताकि इस वबा से हम बाहर निकल सके। ये बड़ी बात है क्योंकि आसानी से लोगों को समझाए। सबसे बड़ी बात है अगर इस कोरोना वबा पे काबू पाना है तो अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को इस बारे में अवेयर करना है। बिल्कुल, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं रात देर गए मुख्तलिफ अजला के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स हों, SSPs हों, DSPs हों, फौज और सिविल इंतजामिया एक साथ या फिर पुलिस इंतजामिया है मिलकर मुख्तलिफ एजेंसियों की मदद से इस ऑपरेशन को या जो इंतजामिया की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया उसको कामयाब बनाने की कोशिश है। अफसरान क्या कुछ कहते हैं और हमारे नुमाइंदे भी रात देर गए इंतजामिया के साथ साथ इस मुश्किल तरीन घड़ी में, सर्द रातों में इन इलाकों के अंदर मौजूद रहते हैं, क्या कुछ तफसीलात है वो भी आपको बताते हैं और अफसरान क्या कुछ कहते हैं इस हुक्मनामे के बाद और रात देर गए जो इंतजामिया निगरानी कर रही थी उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर एक तरफ एक डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ अफसरान कहते हैं निगरानी के बाद, जरा उनकी बात भी सुनिएगा। देखिए, कल से रात का कर्फ्यू जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह यहाँ भी नोटिस किया गया है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू रहेगा विद इन म्युनिसिपल लिमिट, और इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं मैं और SSP साहब यहाँ
और आज भी हमने पूरी आला अधिकारियों के साथ, पुलिस और सीआरपी के साथ पूरे टाउन का हमने पैदल मार्च किया है, ये देखने के लिए कहीं कोताही ना हो। और इस कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज भी 10 केसेस कोरोना के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आए हैं और 50% शॉप्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है और उसके लिए भी जो ऑर्डर्स हैं वो निकाल दिए गए हैं, उसको भी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो गाड़ियों में कैपेसिटी है उसको 50% कर दिया गया और उनको चालान वगैरह किए जाएंगे, ताकि हम कोरोना की जंग जो है वहाँ यहाँ भी अच्छी तरह से लड़ सकें और किश्तवाड़ के लोगों को बचा सकें। सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि अननेसेसरली घर से बाहर ना निकलें, क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, सिर्फ सामान लेके वापस घर चले जाएं और साथ साथ गाड़ियों में सफ़र जितना कम कर सकते हैं उतना करें। और SOP जो है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क हमेशा पहन के रखें, सैनिटाइज करें, फालतू चीज़ों को टच ना करें, इसी से हम सबको बचा सकते हैं। और कहीं अगर किसी को थोड़ा शक शुबा होता है, खांसी होती है, कोई सिम्टम आता है, तो इमीडिएटली जो है वो टेस्ट कराएं। इसके साथ साथ मैं अपील करना चाहूँगा 45 की उम्र से ऊपर जो है, 45 साल के ऊपर जो लोग हैं वो इमीडिएटली अपनी वैक्सीन कराएं। हमारे वैक्सीन केंद्र जो हैं वो खुले हैं और लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है, विलेज PRI को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि वैक्सीनेशन जो है वो करा के हम लोगों को बचा सकें। के दूसरे हिस्सों की तरह ही जिला किश्तवाड़ में भी कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है और शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पर भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालांकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, टेम्परेचर डिप हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अथॉरिटीज़ काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और चाहे लोकल पुलिस हो या CRPF हो, उनको तैनात करके कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जिला किश्तवाड़ के DM अशोक कुमार शर्मा और SSP किश्तवाड़ शफकत हुसैन दूसरे आला अधिकारियों के साथ खुद इस कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली इम्पोज करने के लिए पूरे टाउन का खुद दौरा कर रहे हैं और ये इस चीज़ को मुमकिन बनाया जा रहा है कि कोई गलती ना हो, कोई कोताही ना हो। कुल मिला के जिस तरह से प्रशासन एक्टिव हुआ है, आवाम को भी एक्टिव होकर पूरी तरह से SOPs का पालन करते हुए प्रशासन का साथ देना पड़ेगा, ताकि जिस तरह से कोविड की जंग पहले जीती गई थी उसी प्रकार किश्तवाड़ इस दूसरी जंग में भी कामयाब हो। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। नाइट कर्फ्यू की पहली नाइट और जिला इंतजामिया की टीम इस वक्त पूरे जिले का दौरा करती नजर आ रही है, जहां DC राजौरी, एडिशनल DC राजौरी और एडिशनल SP राजौरी इस वक्त राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए बाजार में पहुंचे हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू की आज पहली नाइट और हालात का जायजा ले रहे हैं। हालांकि इनकी तरफ से हाईवे का भी टूर किया गया और मुख्तलिफ इलाके जो राजौरी के अंदर दाखिल होने वाले इलाके हैं उनका भी दौरा किया गया और वहां पे हालात का जायजा लिया और इनसे बात करेंगे कि किस तरह के हालात इनको लगे इस वक्त। सर, आज आपने टूर किया, नाइट कर्फ्यू की पहली नाइट ही थी, किस तरह के हालात आपको आज लगे? हमने आज देखा कि आज पहला दिन था, लेकिन पहले दिन लोगों ने पूरे तरीके से अपना कोऑपरेट किया है और ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट हुए हैं। उसका ही जायजा लेने के लिए इस वक्त आए थे। शहर के अंदर पूरी मूवमेंट जो है इस वक्त बंद की गई है। कल दुकानें जो होंगी वो ऑड इवन के हिसाब से 50% शॉप्स जो हैं वो खुलेंगी। 3 दिन दुकानें, किसी भी दुकानदार की 3 दुकान जो है वो 3 दिन खुलेगी और 3 दिन बंद रहेगी। सर, आज पहला दिन जिस तरह आप नाइट कर्फ्यू का है, लोगों की तरफ से किस तरह का ताउन आज देखने को आपको मिला, क्योंकि आज मुख्तलिफ इलाकों का आपने दौर कर रहे हैं सुबह शाम से? लोगों ने पूरी तरीके से ताउन दिया है, लोगों ने कोऑपरेट किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से लोग पूरा अपना ताउन देंगे। और लोगों से मुझे यही अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क लगाएं और बिला वजह जो है बिजी मार्केट्स में ना आए। सर, किन लोगों को शहर में आने की इजाजत? ज़मीनी सतह पर मुतहरिक दिखे, चाहे हम किश्तवाड़ की बात करें, राजौरी की बात करें, तो आपने खुद देखा ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ पुलिस के अफसरान और दीगर इंतज़ामिया के जो अफसरान वो मौजूद रहे और देख रहे थे कि सूरत हाल किस तरीके की है। और ये बात सामने आई कि लोगों की जानिब से बराबर ताउन दिया जा रहा है इस कोरोना के बीच। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों की, ट्रांसपोर्टरों की, तो उनके अंदर इंतज़ामिया के फैसले को लेकर नाराज़गी भी पाई जा रही है। अगर हम जम्मू सूबे की बात करेंगे, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस ने जहां पर रफ्तार पकड़ी है, तो दूसरी तरफ नई गाइडलाइन से ट्रांसपोर्टर्स भी इस वक्त नाखुश नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इंतजामिया की तरफ से 50% तक गाड़ियों के अंदर मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त दी गई थी और सरकारी अहकामात के बाद हड़ताल पर जाने का जो फैसला किया था
ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जम्मू सूबे के अंदर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स जो है जिनको गाड़ियों में 50% मुसाफिर बिठाने की इजाजत तो है, लेकिन उनके बकौल के इंतजामिया ने जब फैसला लिया तो उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई है, उनकी कोई राय नहीं ली गई। इंतजामिया ने जबरदस्ती उन पर फैसला थोपा है, जिसकी वजह से साल 2019 के दिसंबर महीने से और 2020 में लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले खराब हालात के दौरान जब ट्रांसपोर्ट बंद था तो सरगर्मियां मुतासिर होने से जो उनका नुकसान हुआ था उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। इसलिए वो मौजूदा गाइडलाइंस की भी खिलाफ वर्जी ना हो इसके लिए जरूर अहद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया का जो फैसला है उससे नाखुश ट्रांसपोर्टर्स भी ताजरों के साथ साथ। ट्रांसपोर्टर की जानिब से ये बात सामने रखी गई है, और अगर हम ताजरों की बात करेंगे उनका मानना है कि जो फैसले लिए गए इससे कोरोना पे तो कोई असर होने वाला नहीं है, बल्कि वो इक्तिसादी तौर कमज़ोर हो सकेंगे। एक तरफ से ताजर अंजुमन नाराज, दूसरी जानिब से ट्रांसपोर्टर। लेकिन जम्मू चलते हैं, जम्मू से हमारे साथ इस वक्त प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर फोन लाइन पर मौजूद है। टीएस वजीर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस वक्त आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर जारी है, लोग जान बचाने की कोशिश में है, इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की जा रही है कि लोगों के जानों की हिफाजत की जाए, और इस बीच जम्मू के ट्रांसपोर्टर एलजी इंतजामिया के फैसले से नाखुश है। आखिर क्या वजह है? देखिए, एक तो ये है कि हमें कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, 50% पैसेंजर का इन्होंने कह दिया, और 50% पैसेंजर के साथ हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारा डीजल भी नहीं पूरा होता है, और जो ड्राइवर है, क्लीनर है, उसको क्या देंगे, और जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा कहाँ से देंगे। तो इन सब मुश्किलों का सामना कर रहे ट्रांसपोर्टर जो पूरा एक साल से कोविड की मार झेल रहे हैं, वो अभी पुराने एक साल की मार से ही नहीं उभरे थे। तो नया जो सेकंड वेव आ गई है, और उसमें अपनी जेब से डाल के कोई भी गाड़ी नहीं चला सकेगा। यानी बात साफ ये है कि अगर 50% मुसाफिरों को कम किया है तो किराए में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक किराए में इजाफा नहीं होगा तब तक हम इस काबिल ही नहीं है, हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम जेब से डीजल डाल के गाड़ी चला सके। तो ऑटोमेटिकली जो है वो गाड़ी खड़ी हो गई है, और खड़ी ही रहेगी जब तक गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं लेती। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, लोग पहले ही मुश्किलात से दो चार है, आलमी वबा है, इस बीच क्या आपको जब लगा कि हुकूमत ने हमसे सलाह मशवरा नहीं किया या हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हड़ताल ही एक ऑप्शन है, या आपने एक कमेटी तश्कील देनी थी, एलजी इंतजामिया से बात करनी थी पहले इस मसले को हल करने के लिए? देखिए, जब पहले एक दिन पहले इन्होंने कहा कि आप अपनी जो सीटिंग कैपेसिटी है वही लेके जा सकते हो, कोई सवारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें हमारी गाड़ियों के चलान हुए, क्योंकि अगर आप एक स्टेशन पे खड़े होते हो, वहां पे हमको गाड़ी में 5 सीटें अवेलेबल हैं, लेकिन 10 आदमी चढ़ जाते हैं ऊपर, आप किसके साथ लड़ोगे, किसको उतारोगे, किसको धक्का मारोगे नीचे। बिल्कुल। तो वो एक प्रॉब्लम हमारे लिए वो आ रही थी। हमारी गाड़ियों के जुर्माने हुए, चलान हुए, ठीक है, वो इलीगल था तो हो गए। अब उसके दूसरे दिन ये कर दिया कि 50% पैसेंजर बिठाओगे आप। बिल्कुल। और 50% पैसेंजर बढ़ाने से, जैसे देखिए आप, अगर हमारी 42 सीटर है तो 21 सवारियां हमने बिठानी। नहीं, वजीर साहब, मेरा सवाल ये है कि हड़ताल पर जाने से पहले आप इंतजामिया से मिल सकते थे, बात कर सकते थे, हो सकता हल निकल जाता, हड़ताल पे जाने की जरूरत ना पड़ती है। देखिए, बात यह है कि पिछले साल का तजर्बा गवर्नमेंट को है कि हमें जब कहा गया कि आप गाड़ियां निकालो, कोरोना जब थोड़ा कंट्रोल में हुआ तो इन्होंने कहा कि हमने इनको कहा कि हम जो आप रेशो रख रहे हो, उस वक्त तो फिर भी 66-67% पैसेंजर बिठाने की इजाजत थी हमें।
तो हमने इनको कहा कि इसमें हम नहीं गाड़ी चला सकते, तो हमारा रेट बढ़ाया जाए। तो तब इन्होंने 30% हमारा रेट बढ़ाया था, और वो रेट इन्होंने कहा था कि ये कोरोना का रेट है, जब आप फुल कैपेसिटी में चलोगे तो हम ये विड्रा कर लेंगे। बिल्कुल। और इन्होंने विड्रा कर लिया। तो जब हर साल नया एक्सपीरियंस थोड़ा करना है, बिल्कुल, जब आपके पास एक फार्मूला बन गया हुआ है, तो अगर आप पैसेंजर कम करना चाहते हो तो रेट बढ़ा दो। बिल्कुल, यानी आपको पिछले गुज़श्ता बरस की तरह ही चलना था। बिल्कुल। मुसाफिर कम किए तो किराए में इजाफा करना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में हमारे साथ बने। ये थे चेयरमैन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जम्मू के टीएस वजीर, जिन्होंने इस बात को साफ किया कि ये पहला एक्सपीरियंस तजुर्बा नहीं था सरकार के लिए, बल्कि गुज़श्ता बरस हमने देखा जब कोरोना की पहली वेव आई थी, उस टाइम जब मुसाफिरों में कटौती की गई तो किराया में 30% का इजाफा किया गया। लेकिन इस बार हम पर थोपा जा रहा है। हमें भी बैंक से कर्जा लिया है, तेल का खर्चा है, तेल के दामों में इजाफा पहले ही हुआ है। तो सरकार को चाहिए था कि जब ये हुक्मनामा जारी करना था, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टरों का भी ख्याल रखना था। ये थी उनकी बात, और इनका साफ मानना है कि जब तक इंतजामिया इस पर फैसला नहीं लेती है, तब तक इनके हड़ताल जारी रहेगी। प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत है, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात करेंगे, और एंटी नेशनल इकदामात जो पिछली बार बात कही गई थी कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कुछ लोग कर रहे थे सरकारी दफ्तरों में बैठकर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस पर भी बात होगी। और माह रमज़ान मुबारक के बाद ईद उल फितर के हवाले से जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने जो शरीफ फतवा जारी किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से तिजारती वक्फे का। तिजारती वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।